जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के आने वाले MP फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल और साथ ही साथ MP पटवारी जैसे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो पेलेग्रा रोग है मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नियासिन की कमी से। शरीर में नियासिन अर्थात विटामिन B3 की कमी के कारण पेलेग्रा नामक रोग होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरीन में। फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो है यह सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F और परमाणु क्रमांक इसका 9 होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा फ्लोरीन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित एक बीमारी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है ल्यूकोडर्मा जो रोग है यह मानव शरीर के किस अंग से संबंधित एक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, त्वचा से। ल्यूकोडर्मा जो है यह त्वचा से संबंधित एक बीमारी है। ल्यूकोडर्मा एक चर्म रोग है, इसकी वजह से त्वचा पर सफेद दाग या पेंच हो जाते हैं। ऐसा इम्यून सिस्टम की कार्यप्रणाली में असंतुलन के कारण मेलनोसाइटस नामक सेल्स का धीरे धीरे नष्ट होने के कारण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, गोली लेंस की अवधारणा क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और जो गोली लेंस होता है इसकी अवधारणा क्या होती है आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए गोली लेंस के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विकिरण, इनमें से गोली लेंस की जो अवधारणा है वो क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का अपवर्तन। गोली लेंस की जो अवधारणा किस पर है आधारित, प्रकाश के अपवर्तन पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, रासायनिक सूत्र K2SO4 किसे निरूपित करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है रासायनिक सूत्र K2SO4 किसे निरूपित करता है, यह आप लोगों को बताना है। K2SO4 किसे निरूपित करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम सल्फेट को। तो इस सूत्र को हम क्या कह सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है इस सूत्र का, K2SO4 का, पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट जो है यह एक अकार्बनिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर या पल्स रेट कितनी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मनुष्य की जो सामान्य स्पंदन दर होती है वह क्या होती है। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आप लोगों को आंसर देना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, 70 से 80 बीट पर मिनट। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की जो पल्स रेट होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है दोस्तों। और यहां पर ऑप्शंस के अनुसार जो 72 आपको किसके बीच में दिखाई दे रहा है, 70 से 80 के बीच में। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, हीरा। हीरा जो है दोस्तों अब तक ज्ञात सभी ऑप्शंस में से क्या है, कठोरतम पदार्थ है। और अगर बात की जाए हाल ही में जो कार्बाइन नामक पदार्थ है दोस्तों, एक और पदार्थ खोजा गया है, देखिए इसका नाम क्या है, कार्बाइन। तो हाल ही में कार्बाइन नामक पदार्थ की खोज की गई है जो हीरे से भी लगभग 3 गुना अधिक कठोर हो सकता है, जो कि कार्बन का ही क्या है, एक अपरूप है। हीरा भी क्या है दोस्तों, कार्बन का ही एक अपरूप है। तो अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ में हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने कार्बाइन की खोज का भी क्या किया है, दावा किया है कि कार्बाइन एक ऐसा तत्व है जो हीरे से भी लगभग क्या है, 3 गुना ज्यादा अधिक कठोर है। तो अभी इसकी खोज की जा रही है, इसे अभी प्रमाणित नहीं किया गया है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑक्सीजन से अधिक, ऑक्सीजन से आधी, ऑक्सीजन के समान या ऑक्सीजन से कम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन से अधिक। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो होती है यह ऑक्सीजन से अधिक होती है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसे O के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 और परमाणु भार कितना होता है दोस्तों 16 होता है। यह भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, ओजोन का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है वो कितने परमाणविक होता है तो द्विपरमाणविक, और ओजोन का एक अणु कितने परमाणविक होता है तो त्रिपरमाणविक। तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने, यहाँ पर कितना, इसका जो एक अणु है कितने परमाणविक होता है द्विपरमाणविक। ओजोन का क्या होता है एक अणु त्रिपरमाणविक। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा है कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह तो काफी इजी है, सभी लोग इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, 2। बोर्ड पर क्या करते हैं बारीक पाउडर छिड़कते हैं कैरम को खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए, ताकि हमारा स्ट्राइकर जो है काफी तेजी से चल सके, इसलिए हम क्या करते हैं बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। दो सतहों के बीच की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से चिकनाई बढ़ जाती है और घर्षण कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मिथाइल ऑरेंज में, मतलब मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक प्रकार का सूचक है और या पीएच कंडक्टर है। तो आपको बताना है कि इसमें अम्लीय माध्यम कौन सा रंग देता है और क्षारीय विलयन कौन सा रंग देता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग और क्षारीय माध्यम में रंगीन हो जाता है। क्या यह सही है? या फिर दूसरा अम्लीय माध्यम में रंगीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी, या फिर तीसरा या फिर चौथा। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है सूचक होता है, और यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग का और क्षारीय माध्यम में पीले रंग का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का पीएच कंडक्टर इंडिकेटर बोल सकते हैं हम इसे, कि एक प्रकार का क्या है मिथाइल ऑरेंज पीएच इंडिकेटर या सूचक है। यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में पीले रंग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है विटामिन के की कमी से क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। विटामिन के की कमी से किसी व्यक्ति में अगर विटामिन के की कमी है तो उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि जिसके शरीर में विटामिन के की कमी उसे कहीं लग जाती है या गलती से उसे कोई चोट आ जाती है तो उसका रक्त जो है रेगुलर बहता रहता है, उसका थक्का नहीं जमता, रक्त बहना बंद नहीं होता है। तो किस वजह से होता है विटामिन के की कमी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन दिन में तारे बहुत दूर निकल जाते हैं, दूसरा ऑप्शन तेज धूप के कारण भी दिखाई नहीं देते, तीसरा ऑप्शन चांद की छाया से दिन में तारे छुप जाते हैं, चौथा ऑप्शन तारे दिन के दौरान अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। तारे जो हैं कहीं जाते नहीं हैं, जैसे सूर्य एक तारा है उसी प्रकार अन्य तारे भी हैं दोस्तों जो कि अपनी अपनी जगह पर क्या है स्थिर है, जैसे सूर्य एक जगह स्थिर है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो तेज धूप के कारण वह हमें दिखाई नहीं देते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश अत्यधिक मात्रा में पड़ता है तथा तारों का प्रकाश कम होने के कारण दिन में तारे हमें नहीं दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों को व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 16 2017 और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, जेल प्रहरी एग्जाम 2018 और साथ ही साथ एमपी पटवारी एग्जाम 2018, एमपी एसआई एग्जाम 2016 और 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस के 2250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप लोगों को जो 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है, जिसमें हर एक जो आपका आंसर होगा उसका भी फुल डिटेल और साथ ही साथ जितने ऑप्शन है उनका भी फुल डिटेल हर एक क्वेश्चन का दिया गया है। और आप लोगों को एक 1250 प्लस भी बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल एमपीजीके की दिखाई दे रही है। इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर से एमसीक्यू इसमें शामिल किए गए हैं। और कंप्यूटर की, अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कंप्यूटर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग आने वाले कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्ट का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करना है। क्या करेंगे, गूगल पर जाकर आप लोग दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो जैसे ही आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारा जो वेब पेज है आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा और जितनी भी हमारी पीडीएफ आप लोगों को सारी दिखाई देने लगेगी। आप वहां से अपनी मनपसंद कोई सी भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां पर किसके द्वारा की गई थी, न्यूटन के द्वारा की गई थी। प्रकाश के 7 रंगों को प्रिज्म की सहायता से हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान पर पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस कंडीशन पर पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है। पहला, गलनांक से ऊपर के ताप पर, इसके गलनांक से नीचे के ताप पर, इसके क्वथनांक के ऊपर के ताप पर, या इसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर किस कंडीशन पर किसी पदार्थ का बाष्पीकरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का क्या होने वाला है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर। किसी पदार्थ का बाष्पीकरण इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर हो जाता है। जैसे पदार्थ में अगर हम पानी की बात करें तो पानी का जो क्वथनांक है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन पानी जो होता है दोस्तों 80 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी क्या होने लगता है, बाष्पित होने लगता है। तो यह इसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, बाष्पित हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, कृपिका, या फिर हम कह सकते हैं एल्बियोली में। फेफड़ों में श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान है, फेफड़ों पर जो बारीक बारीक आपको इस प्रकार से इस प्रकार से देखिए, आपको जो एक छोटा छोटा पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, इस तरीके से आपको बहुत सी एल्बियोली दिखाई देंगी। ये क्या करती हैं, या फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। यहां पर राइट आंसर होगा रक्त की। थ्रोम्बोसिस जो है रक्त की एक बीमारी है। थ्रोम्बोसिस में शरीर में कहीं किसी एक नस के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है। थ्रोम्बोसिस ज्यादातर पैर या जांघ में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके खालिस्तान का माप होता है, आयतन का, घनत्व का, जड़त्व का, या बल का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, जड़त्व का। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है इसके जड़त्व की माप होती है। जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की थी और प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे ही क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो उसका अपनी अवस्था में बने रहने को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बाल। बाल जो है यह सामान्य मानव का एक
अहम हिस्सा है जो कि प्रति माह लगभग आधे इंच की दर से बढ़ते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में अलग अलग टूटना किसका एक उदाहरण है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपघटन अभिक्रिया का। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी एक जो आप लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार का रसायन है वह क्या होता है, दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो यहां पर लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर यहां पर लेड की बात की जाए तो इसे पीबी के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हिंदी में सीसा कहा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। और ब्रोमीन की बात की जाए तो इसे बीआर के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर अर्थात सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा ब्रोमीन। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसी एक कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है आलू एक खालिस्तान है, तना, जड़, कली या फल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। आलू जो है यह रबी सीजन या रबी फसल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से विषाणु की एक विशेषता कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। अब यह मेजबान से क्या आशा है दोस्तों, तो विषाणु जो होते हैं ना, यह जैसे ही किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं, जैसे ही जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं तो अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते हैं। अर्थात विषाणु जो है केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है और विषाणुओं को सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। अब यहां मेजबान शब्द से आपने बहुगुणित होने को नहीं समझा है तो समझिए। जैसे आप मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, अभी जैसे कोरोना वायरस था दोस्तों, कोरोना वायरस था तो एक व्यक्ति कोई मॉल में चढ़ता है और वो मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव था, तो उसने इस एक प्रकार की ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये पाइप या पोल है, इस पर उसने हाथ रखा तो अब उसके शरीर से जो कोरोना वायरस वो कहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया, इस पोल के ऊपर। लेकिन अब वो व्यक्ति चला गया तो अब ये जो कोरोना वायरस मान लीजिए कि यहाँ एक आया था, कितना आया था, एक वायरस आया, तो यह एक ही बना रहेगा, मतलब ये 1 से 2 नहीं होगा, ना ही 2 से 4 होगा। मतलब क्या रहेगा, ये यहां पर निर्जीव अवस्था में रहेगा। किस कंडीशन में रहेगा, मरी हुई कंडीशन में, या हम कह सकते हैं निर्जीव अवस्था में रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर एक स्वस्थ व्यक्ति आता है और वह भी इस पोल पर हाथ रखता है और यह कोरोना वायरस उस व्यक्ति को शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे ही जीवित कोशिका में यह प्रवेश करता है तो यह क्या हो जाता है, यह भी क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। पहले मरी कंडीशन में था, अब जीवित कोशिका में जैसे ही प्रवेश किया तो यह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार मतलब अपनी संख्या को निरंतर दुगनी वृद्धि के साथ क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विषाणु केवल मेजबान पर ही क्या होते हैं, बहुगुणित होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तरंग वेग का, तो यहां पर देखिए वेग शब्द आ गया है ना, तो बस आप तरंग को भूल जाइए और वेग का क्या लगा दीजिए, एसआई मात्रक। तो तरंग वेग का जो एसआई मात्रक है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बीसीजी का जो टीका होता है इसका उपयोग किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, आजकल जनरली बच्चों को शुरुआत में ही लगा दिया जाता है जब उनका जन्म होता है। तो यह किन किन बीमारियों से रक्षा करता है इसके बारे में आपको यहां पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, देखिए बीसीजी का टीके की बात की गई है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तपेदिक। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः तपेदिक बीमारी,
तपेदिक बीमारी अर्थात जिसे हम कहते हैं टीबी या इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, इससे रक्षा के लिए लगाया जाता है। तपेदिक बीमारी जो होती है यह क्षय रोग या शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किस तरह काम करती है? दर्पण, लेंस, कांच का प्रिज्म या कांच की पट्टी। तो इंद्रधनुष बनने के दौरान वर्षा की प्रत्येक बूंद किस तरह कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, कांच के प्रिज्म की तरह। देखिए कांच के प्रिज्म में ही क्या होता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है, यह 7 रंगों में दिखता है। अब यहां पर आपसे बात किया गया है कि आकाश में जब इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं जो सूर्य के रंगों में होते हैं, तो वह सभी जो 7 रंग हैं हमें किस रूप से बिखरे हुए किसकी वजह से दिखाई देते हैं? वर्षा की बूंदों की वजह से दिखाई देते हैं। तो वर्षा की जो बूंदें हैं उस समय किस तरह कार्य कर रही होती हैं? एक प्रिज्म की तरह कार्य कर रही होती हैं। प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है। इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पानी के बूंदों के विक्षेपण के कारण बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, मुक्त रूप से गतिशील जोड़ों में। मुक्त रूप से गतिशील जोड़ों में श्लेष द्रव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, कोबाल्ट 60। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसमें सामान्यतः हार्मोन्स अनुपस्थित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, जीवाणुओं में। बंदरों, बिल्लियों और चूहों इन सभी में हार्मोन्स पाए जाते हैं। जीवाणुओं की बात की जाए तो जीवाणुओं में हार्मोन्स अनुपस्थित होते हैं। जीवाणुओं का जो अध्ययन है यह जीवाणु विज्ञान या इंग्लिश में हम कह सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, क्योंकि जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, एथेनोइक अम्ल को। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः या वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, C4H10। ब्यूटेन का जो अणु सूत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है? C4H10 होता है। और एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातुओं को पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अब पतली चादर का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा होगा कि लोहे से हम क्या बना सकते हैं? लोहे की सीट, और उससे हम जैसे दरवाजे भी बना सकते हैं, और जो आपके बेड होते हैं, खिड़की होती हैं, यह सभी बन जाते हैं। तो धातुओं के एक पतली सीट में बदलकर एक चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने के गुण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आघात वर्धनीयता कहा जाता है। धातुओं को पीट पीट कर चादर निर्माण करने का जो गुण है आघात वर्धनीयता कहलाता है। और धातुओं के इसी गुण के कारण धातुओं जैसे कि लोहे, एल्यूमिनियम, इन सभी से क्या है दोस्तों, गेट जो आपके मेन गेट होते हैं घर के, दरवाजे, बेड और भी फर्नीचर आप देखते हैं, खिड़की, यह सभी क्या होती हैं? बनाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ और यहां पर हमने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पृथ्वी किस प्रकार का एक खगोलीय पिंड है? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है या तारा?
तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जो भी पीडीएफ आप लोगों ने देखी, अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है आपको। वहां पर सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगी। और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। आप ऐसा जैसे ही सर्च करते हैं हमारे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारी सारी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। आप उनमें से अपनी मनपसंद पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।